गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो लास्ट क्लास में हमारा सेशन 2 कंप्लीट हो गया था यूनिट 1 का। आज की क्लास में हम लोग सेशन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेशन 3 क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टोर एरियाज एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द स्टेक होल्डर्स। तो जो पहला जो पार्ट होगा इस सेशन का, उसमें हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ स्टोर एरिया के बारे में, एंड जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम लोग स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी पहला क्या है इसके अंदर। सो फर्स्ट टॉपिक इज मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ स्टोर एरिया, कि आप अपने स्टोर के एरिया को किस तरीके से मेंटेन करेंगे एंड क्लीन करेंगे। तो इसके लिए ना हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, हाउस कीपिंग कर देते हैं या फिर हाउस क्लीनिंग कर देते हैं। क्या होता है ये हाउस क्लीनिंग? हाउस क्लीनिंग के अंदर सारी की सारी वो एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो कि स्टोर को साफ़ रखने में या फिर मेंटेन करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो क्या आ जाएगा? डिस्पोजल ऑफ रबिश, क्लीनिंग सर्फेसिस आ जाएंगे, डस्टिंग आ जाएगी, वैक्यूम क्लीनिंग आ जाएगी, आउटडोर चॉर्स आ जाएंगे इसके अंदर, जैसे कि ये पत्ते उठाना, ये रेन के गटर के अंदर कई बार गिर जाते हैं। ठीक है, स्वीपिंग डोर मैट्स आ जाएंगे, वॉशिंग विंडोज़, ये सब किसका पार्ट है? ये हाउस क्लीनिंग का पार्ट है या फिर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ स्टोर एरिया का पार्ट है। अब एक और टर्म है, क्या होता है कि ये जो हाउस क्लीनिंग है हम लोग बिजनेस के अंदर एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो कि आपके जो बिज़नेस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आपको अब ज़रूरत नहीं है, या फिर वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, या फिर कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं या फिर कोई मेथड्स हैं जो कि अब आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, या फिर वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो उनका रिमूवल भी हाउस क्लीनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो बिज़नेस के अंदर हम लोग इस टर्म को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड पर्सनल यानी कि आपके एम्प्लॉयज़, पॉलिसीज़, मेथड्स इन एन एफर्ट फॉर इम्प्रूवमेंट एट रिफॉर्म, कि आप अपने बिजनेस के अंदर थोड़ा चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो आप जो अनवांटेड एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कोई पॉलिसीज़ हैं या फिर मेथड्स हैं, आप उन्हें रिमूव कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर से। तो ये भी हाउस क्लीनिंग का ही पार्ट है। अब इसके अंदर कुछ टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं हाउस क्लीनिंग के अंदर। वो आ गए हमारे वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, ब्रूम्स हो गए यानी झाड़ू, मॉप्स हो गए, स्पॉन्ज हो गए, क्लीनिंग प्रोडक्ट आ जाएंगे जैसे डिटर्जेंट हो गए, ये ब्लीच वगैरह, ये सब आपके स्टोर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये तो इजी वाला पार्ट हो गया। जो थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपके जो बिज़नेस के अंदर मेंटेनेंस का काम होता रहेगा। क्यों होता है हमारे स्टोर के अंदर या फिर बिज़नेस के अंदर मेंटेनेंस का काम? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका ठीक से काम करना ज़रूरी है ताकि मेरा बिज़नेस है जो वो स्मूथली चलता रहे। तो इन मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन गोल है, क्या इनका पर्पस है, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो मेजर गोल क्या है यहाँ पर? मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ का मतलब है फैक्ट्री या बिल्डिंग आपकी, इक्विपमेंट का मतलब है ये जो मशीनरी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो क्या है कि जो आपके पास पहले से मशीनरी पड़ी है या जो आपकी फैक्ट्री है वो स्मूथली काम करती रहे, वो हमेशा फंक्शनल रहे, ताकि आपको बिज़नेस करने में कोई भी परेशानी ना आए, वो स्मूथली आपका बिज़नेस होता रहे। दिस कंपोनेंट इज़ द कीप इट रनिंग चार्टर ऑफ मेंटेनेंस। मेजर गोल क्या है कि आपके पास जो पहले से ही इक्विपमेंट या फिर फैसिलिटी है उसे चलाते रहना, उसे टू कीप इट रनिंग। ठीक है, ये आपका मेन गोल है पहले मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा गोल क्या है यहाँ पर? इंस्पेक्शन एंड सर्विसेज। जैसे आपकी कार को टाइम टू टाइम सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, आपकी बाइक्स को सर्विस की ज़रूरत पड़ती रहती है, उसी तरह से आपकी जो मशीनरी है या फिर आपकी जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी इंस्पेक्शन एंड सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग सर्विस क्यों करवाते हैं? ताकि अनएक्सपेक्टेड ब्रेक डाउन ना हो, कि एकदम से आपकी मशीनरी बंद ना हो, इसलिए आप क्या करते हो? टाइम टू टाइम उसकी इंस्पेक्शन एंड सर्विस करवाते रहते हो। ठीक है, इट इज़ नॉन एज प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। आप यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ब्रेक डाउन को प्रिवेंट कर रहे हो और पहले से ही प्रोडिक्ट करके चल रहे हो कि ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग पहले से ही इंस्पेक्शन एंड सर्विस करवा रहे हैं। तो ये सेकंड गोल हो गया आपके मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और अल्टरेशंस। इंस्टॉलेशन का मतलब है कि जब मैं मेरी फैक्ट्री के अंदर या बिजनेस के अंदर कोई नया
इक्विपमेंट इंस्टॉल करवा रही हूँ, पहली बार जो मैं मशीनरी लगवाऊंगी वो उससे मैं क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन, ठीक है। रिपेयर्स तो बाद में होते हैं, पहले क्या होता है, इंस्टॉलेशन। अब ये इंस्टॉलेशन है वैसे तो आकर कौन करते हैं, जो आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन इस जो मशीनरी जो आपकी या फिर इक्विपमेंट है जो आपके बिजनेस के अंदर आया है उससे भी तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, आपका स्टाफ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का है वो काम बढ़ जाता है। अब जो मशीनरी नई इंस्टॉल हुई है उसे भी प्रॉपरली काम करते रहना होगा, उसे भी फंक्शनल रखने का काम किसका होगा, मेंटेनेंस स्टाफ का है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव ये किसका बन गया, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का बन गया, राइट। तो ये थे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स। Our next topic is developing maintenance and asset management strategies. तो यहाँ पर आपको मेजरली सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। एक टिपिकल वर्ड है एसेट मैनेजमेंट। तो 2 चीज़ें होती है, एक तो होते हैं गुड्स और एक होते हैं एसेट। गुड्स क्या है, गुड्स होते हैं जो सामान मैं बेच रही हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरा फर्नीचर का शॉप है तो मैं फर्नीचर बेच रही हूँ, तो फर्नीचर क्या है, मेरे लिए गुड्स हैं। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट होते हैं जो मेरे बिजनेस करने में हेल्प कर रही हैं। तो फॉर एग्जांपल कि एसी लगा हुआ है तो एसी क्या हो गया मेरे स्टोर के अंदर, वो मेरा एसेट हो गया, मेरे बिजनेस के लिए वो एसेट है, ठीक है। मेरी शॉप है वो मेरे लिए क्या हो गई, मेरी एसेट हो गई, क्योंकि मैं वहीं से अपना बिजनेस कर रही हूँ। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी मेरी एसेट है अगर मैं उसे ओन करती हूँ, ठीक है। और मशीनरी आ गई, मशीनरी भी मेरे बिजनेस करने में मेरी हेल्प करती है, तो ये भी मेरी एसेट है, ठीक है। तो एसेट जो मेरे बिजनेस करने में मेरे हेल्प कर रही है, ठीक है। तो डेवलपिंग मेंटेनेंस एंड एसेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मैं ये जो मेरा एसेट है उसे कैसे मैनेज करूँगी, तो इस बारे में कुछ स्ट्रैटेजीज हमें बताई गई हैं। यहाँ पर मेजरली एक तो बिल्डिंग की बात करेंगे और एक मशीनरी की बात करेंगे हम लोग। तो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मैनेजमेंट शुड बी फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी वाइल मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो मेजर आपका फोकस क्या होना चाहिए किसी भी मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस का, किसी भी मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए कि उन्हें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है और अपनी कॉस्ट को कम करना है वाइल गिविंग हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। तो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क में कभी भी कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, कोई भी वहाँ पर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, और आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करनी है आपको और कॉस्ट है वो मिनिमम रखनी है, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो आपका एसेट के अंदर यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या काम है कि आपको अपने फोकस किस पे रखना है कि आपको कॉस्ट कम करनी है और अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज हैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, राइट। सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पर, बेटर पॉलिसीज़। आपको अपनी पॉलिसी ही ऐसे फ्रेम करनी है जिससे क्या होगा कि आपका जो मशीनरी है वो लॉन्ग रन में चलती रहे, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि अगर हम लोग मेंटेनेंस करवाएंगे ना अपनी मशीनरी की टाइम टू टाइम या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, तो इससे हमारा ना कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे दिमाग में चलता है कि क्यों पैसे खर्च करना, जब मशीन ख़राब होगी तभी हम लोग इसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप कई टाइम तक वो मशीनरी आपकी चलती रहती है, फिर एक बार में क्या होता है अब्रप्टली वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब एकदम से इस पे इतना सारा पैसा खर्च करने से अच्छा कि आप पहले ही टाइमली उसकी रिपेयर या फिर सर्विस करवाते रहो, ठीक है। तो मेंटेनेंस क्या है, ये आपकी कॉस्ट नहीं है, ये आपका बेसिकली आपका पैसा ही बचा रही है, ठीक है। तो आप ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हो जिससे कि आप ये इंश्योर कर सको कि आपकी जो मशीन है वो लॉन्ग रन में चलती रहे विदाउट ब्रेकिंग देम, ठीक है। सेकंड है इसमें कि एफिशिएंसीज, बाय इम्प्रूविंग रिपेयर प्रोसीजर एंड प्रॉपर प्लानिंग कंपनी सेव लेबर कॉस्ट एंड यूज फ्यूअर मटेरियल्स। जब आप अपने
टाइम टू टाइम अपनी मशीनरी के रिपेयर करवाते रहते हो, उन्हें स्केड्यूल करते रहते हो टाइम टू टाइम, तो इससे क्या होगा कि आपका ही कॉस्ट है वो बचता है, लेबर कॉस्ट बचता है, आपके मटेरियल हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम इज़ टू हाई। एकदम से मशीनरी जब बंद हो जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, तो बजाय कि आप एक साथ इतना पैसा खर्च करो, इससे अच्छा है कि आप टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाते रहो, राइट। देन थर्ड स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिसाइजली इट मीन्स राइटिंग डाउन एग्जैक्टली व्हाट हैपन टू ए मशीनरी। तो लेट्स से कि आपकी एक बार कभी मशीनरी ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम पे आपने क्या किया, तो आप क्या करते हो यहाँ पर नोट डाउन करना शुरू करते हो कि जब इस टाइम पे मेरी मशीनरी ख़राब हुई तो मैंने ये स्टेप्स को फॉलो किया था और इससे इस तरीके से सॉल्व किया था। तो यहाँ पर क्या है, आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो कि लास्ट टाइम जब हमारे मशीनरी ख़राब हुई थी तो वो क्यों हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी और हमने उसे कैसे सही किया था। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब नेक्स्ट टाइम वो मशीनरी कोई आपकी ख़राब होती है, देन आप क्या कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। देन वहाँ से पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करने से अच्छा है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि हमने उस टाइम पे ये काम किया तो हम इस टाइम भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। तो इससे एक टाइम भी बचता है और आपका सोल्यूशन भी आपको जल्दी मिल जाता है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक मशीनरी एक ही तरीके से काम करती है, तो स्टिल है कि जो सिमिलर मशीनरी होती है तो हमें कोई ना कोई रिकॉर्ड से हमारी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हमें यहाँ पे पता चल जाते हैं और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो आपकी मशीनरी उससे पहले ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है। और जो लार्ज कंपनीज़ हैं वो क्या इस्तेमाल करती हैं, CMMS क्या है, कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है जो कि लार्ज कंपनीज़ हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर ये सारा का सारा डाटा स्टोर करके रखती है। ठीक है। फिज़िकल डाटा स्टोर करने से अच्छा है कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको आसानी हो, और जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप सीधा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालो, अपने सिस्टम के अंदर डालो और आपको वहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन चैलेंज क्या आ जाता है कि जब भी कोई मशीनरी ख़राब होती है तो हमारा सभी का फोकस क्या होता है कि उसको ठीक करने का। ठीक है। कोई भी ये ध्यान नहीं रखता कि आपको रिकॉर्ड भी करना है डाटा। ठीक है। तो ये एक इशू अराइज होता है, लेकिन स्टिल अगर आप अपना डाटा को, ये जो इश्यूज अराइज होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हो, देन आपको ही आगे बेनिफिट जनरेट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, डेवलपिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर मैनेजिंग मेंटेनेंस। तो इसके अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है उसे किस तरीके से अपने कॉस्ट को मैनेज करना है और कैसे परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 3 हमें आपके NCERT के अंदर ये इंडिकेटर्स बताए हैं। कॉस्टिंग ये है, हम लोग इसको मेजरली बैचलर्स में पढ़ते होते हैं, BCom में हम लोग पढ़ाते हैं। क्या करते हैं इसमें, पहले लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या है, आप एक मशीनरी की पूरी लाइफ के बारे में कॉस्ट निकाल रहे हो कि ये मान लो आपने कोई एक A नेम से मशीनरी खरीदी और आपको लगता है कि ये मशीनरी 10 साल तक चलेगी। ठीक है। तो अब इस 10 साल में इस मशीनरी के ऊपर आपको कितना कॉस्ट आएगा ये आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है। अब रिपेयर भी करवाना पड़ेगा आपको, इंस्टॉल भी करवानी पड़ेगी मशीनरी। ठीक है। उसके बाद लेबर वगैरह इसके ऊपर काम करेंगे, उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, मटेरियल के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, उसके अंदर ऑयल डलता है मशीनरी के अंदर। तो ये सारे के सारे कॉस्ट हैं एक मशीनरी के ऊपर लगते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप क्या कर रहे हो, आप ये निकाल रहे हो, कॉस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हो कि एक मशीनरी की लाइफ के अंदर आपको पूरा का पूरा कितना उस पर खर्चा आपको करना है। राइट। अब इससे फ़ायदा क्या है कि मान लो कि 2 मशीनरी हैं आपके पास, तो आप ये सोचना चाहते हो कि कोई एक तीसरी नई मशीनरी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है। मान लो कोई नई एडवांस मशीनरी आ गई है C नेम से और आपके पास पहले ये 2 मशीनरी हैं, तो आपको समटाइम्स ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि नई मशीनरी लेने में कोई फ़ायदा है या नहीं है, या फिर आपका काम पुरानी मशीनरी से चल जाएगा। तो समटाइम्स क्या होता है कि ये जो हमारी पुरानी मशीनरी होती है उनके ऊपर हमें रिपेयर के ऊपर या फिर आप बोल सकते हो उसको मेंटेनेंस के ऊपर ही इतना खर्चा आ जाता है कि इतने में हमारी पूरी की पूरी ये जो नई मशीनरी आ जाती है। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपको ऐसे डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि आपको नई मशीनरी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, या फिर ये
जो पुरानी मशीनरीज हैं उन्हें रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कब करना चाहिए। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपकी हेल्प करती है। इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल की में बैचलर्स में पढ़ते हैं। बजटिंग में क्या हो रहा है कि आप बजट प्रिपेयर कर रहे हो, तो लेट्स से कि अगर आपको पता ही नहीं कि आपने पिछले साल कितना पैसा खर्च किया किसी अपने पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि अगले साल आपको कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो ठीक है, तो मान लो कि आप सोच रहे हो कि हमें नई मशीनरी खरीदनी है अगले साल, तो उसके लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपके पास पैसा कितना पड़ा है, तो इसीलिए हम लोग बजटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर एक्यूरेसी। It is necessary to track labor both in money and hours to account for different pay scales. तो आपकी मशीनरी पे काम कौन कर रहा है, लेबर कर रहा है, तो आपको उनकी पे स्केल कैसे आप डिसाइड करते हो, उन्होंने जितने घंटे उस मशीनरी के ऊपर काम किया उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सब आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आ गए। इसी के आगे नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज़ दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। तो ये जो डाटा है पूरा का पूरा वो आप वर्क ऑर्डर्स के थ्रू कलेक्ट करते हो, विच ट्रैक आर स्पेंट, लेबर रेट्स एंड स्पेसिफिक पार्ट्स यूज ऑन ए जॉब। कि ये आप ट्रैक करने के लिए कि कितने घंटे काम किया, क्या उस वक्त पे लेबर रेट्स थे, यानी कि लेबर का क्या आप उसे कितने घंटे के हिसाब से कितना उन्हें पे कर रहे थे। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट्स यूज इन अ जॉब, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आपने किन किन पार्ट्स का इस्तेमाल किया। अब इससे होगा क्या, आपका जो मैनेजर है वो ये चेक कर पाएगा कि टोटल कॉस्ट है एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट के ऊपर वो कितनी हुई। ठीक है, उस टोटल कॉस्ट आपने कितनी लगाई एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट को ठीक करने में या फिर उसे चलाने में। नेक्स्ट इज कॉमन वेस्ट इन इन्वेंट्री। किस तरीके से आपके बिजनेस के अंदर हम लोग इन्वेंट्री को वेस्ट करते हैं। इन्वेंट्री यानी कि ये जो आपका स्टॉक हो गया, गुड्स हो गए, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो हम ओवर स्टॉकिंग कर देते हैं उस वजह से। ठीक है, ओवर स्टॉकिंग यानी कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट इज़ रश शिपिंग। समटाइम्स हम लोग डिलीवरी को फास्ट करवाने के लिए क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं, तो इस वजह से भी रश शिपिंग की वजह से भी हमारी वेस्टेज होती है इन्वेंट्री की। नेक्स्ट है लेटिंग पार्ट्स ले ऑन शेल्फ अंटिल दे आर नो लॉन्गर यूजेबल। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं मशीनरी के या फिर इन्वेंट्री के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आप अपने पास स्टोर करके रख लेते हो लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हो। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सिंगल लाइन आइटम परचेज ऑर्डर रेदर देन ग्रुपिंग देम। कि आप ग्रुप करने के बजाय क्या कर रहे हो, सिंगल लाइन आइटम परचेज कर रहे हो, एक एक करके आइटम को जो ये कैटेगरी के अंदर डाल रहे हो बजाय कि आप उन्हें ग्रुप करो। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस स्पेयर पार्ट्स दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर। बहुत स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो जो हमारे गुम हो जाते हैं और उनका कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता है। राइट, तो ये सब क्या हैं, कुछ कॉमन टर्म्स हैं, कॉमन वेस्टेज है इन्वेंट्री के अंदर जो होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विपमेंट सर्विस लेवल. It focuses on finding the balance between how much you need an equipment to work and how much you are willing to spend to keep it running. तो यहाँ पर आप क्या बैलेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो कि एक इक्विपमेंट से आप कितना काम करवाना चाहते हो, यानी कि एक मशीनरी से आप कितना काम निकलवाना चाहते हो, देन उसके बाद उसे चलाते रखने के लिए या फिर उसे फंक्शनल रखने के लिए आप उसके ऊपर कितना और खर्चा करने के लिए तैयार हो. ठीक है, तो दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्या है कि आपके पास कोई एलिवेटर है, एलिवेटर लिफ्ट है आपके पास. अब एलिवेटर क्या है, वो पूरा टाइम चलती रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होगा. ठीक है, तो एक इक्विपमेंट को फंक्शनल रखने के लिए, उसे रनिंग में रखने के लिए वो भी 100% ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. तो क्या आप ऐसे डिसीजन लेने के लिए रेडी हो या नहीं हो? तो इसके लिए क्या है, हम लोग कुछ फिलॉसफीज़ हैं जो आपकी बुक में हमें बताई गई हैं. Based on the importance of equipment and your budget, company chooses a philosophy or a plan of action. तो आपके जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल कितना है और आपका बजट कितना है, उस बेस पे हम लोग कुछ फिलॉसफीज़ हैं जो डिसाइड करते हैं या फिर कुछ प्लान ऑफ एक्शंस हैं जो हम लोग डिसाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो कौन कौन से मेंटेनेंस फिलॉसफीज़ हैं हमारे पास? फर्स्ट इज़ रिएक्टिव, करेक्टिव, प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन. तो रिएक्टिव मेंटेनेंस पे आ जाओ. पहले रिएक्टिव मेंटेनेंस है, इमरजेंसी मोड बोल देते हैं,
फिक्स इट व्हेन इट ब्रेक्स। तो जब आपकी मशीनरी ख़राब होगी आप उसको तभी ठीक करवाओगे, उससे पहले आप उस पर कोई काम नहीं कर रहे हो। ये हो गया हमारा रिएक्टिव मेंटेनेंस, कि आपने कब रिएक्ट किया, जब आपकी मशीनरी या आपका इक्विपमेंट है जो वो उसने काम करना बंद कर दिया। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या है, ये होता है टू डू लिस्ट मोड एंड फिक्स इट बिफोर इट्स अ डिजास्टर, कि पूरी तरीके से ख़राब होने से पहले ही आप क्या कर रहे हो, उसको फिक्स कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन, टेक्नीशियंस विल फाइंड अ स्मॉल इशू एंड स्केड्यूल इट टू फिक्स इट बिफोर इट गेट वर्स। तो यहाँ पर आप क्या करो, आपका जो मशीनरी है वो पूरी की पूरी ब्रेकडाउन हो, उससे पहले ही जो आपके जो टेक्नीशियन है वो स्मॉल इशू ढूंढेंगे और उसे स्केड्यूल कर देंगे जब वो उसे ठीक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी मशीनरी ख़राब होने से पहले ही या फिर वर्स होने से पहले ही आप उसे ठीक कर रहे हो, और ये चीपर है देन रिएक्टिव मेंटेनेंस से। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसे हम कैलेंडर मोड बोल देते हैं। रूटीन चेकअप के दौरान आप क्या करते हो, अपनी मशीनरी को मेंटेन करते हो। तो बजाय कि आप थोड़ी कोई प्रॉब्लम अराइज हो या फिर पूरा ब्रेक डाउन हो, उससे पहले ही आप क्या कर रहे हो, टाइम टू टाइम अपनी मशीनरी को मेंटेन कर रहे हो। जैसे आप अपनी कार के अंदर हर 6 मंथ के बाद उसका ऑयल चेंज करवाते रहते हो या कोई ना कोई उसका पार्ट्स एडजस्ट करवाते हो, उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, अपनी मशीनरी को भी एक सेट टाइम पीरियड के अंदर क्या कर रहे हो, उसे मेंटेन कर रहे हो, उसकी चेकिंग करवा रहे हो कि वो ठीक से चल रही है या नहीं कर चल रही है। राइट। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। हाईटेक मोड बोल देते हैं। हाईटेक मोड क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि मशीनरी की हेल्थ कैसे है, कि वो मशीनरी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, ये आप मॉनिटर करने के लिए कि वो मशीनरी उस अपनी बेस्ट पोजीशन में है या नहीं है, या फिर वो अपने बेस्ट मोड में काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हीट चेक कर सकते हो, वाइब्रेशंस उसकी चेक कर सकते हो उस मशीनरी की। तो इससे आपको एक डाटा आपके पास आ जाता है ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि वो कोई पार्ट उसका ख़राब ना हो। राइट, या फिर कब उसका पार्ट है जो ख़राब होगा, ये प्रेडिक्ट करने के लिए ये डाटा आपके लिए नेसेसरी है। तो ये हो गया हमारा हाईटेक मोड या फिर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस प्रिवेंशन। ये हमारा इंजीनियरिंग मोड है, थोड़ा सा एडवांस मोड है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग मेंटेनेंस आप यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी मशीनरी का पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर देते हो ताकि उस मशीनरी को कभी फिक्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप अपने मशीनरी का डिज़ाइन चेंज कर रहे हो, ये थोड़ा सा हमारा एडवांस मोड है। यहाँ पर मेजर फोकस क्या है कि हम लोग हमारा डिज़ाइन इम्प्रूव करेंगे बजाय कि उसे मशीनरी को फिक्स करने के। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम हो गया। राइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर होगी हो। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ सेशन 3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।